Hello friends, in this video we will talk about W.B. Yeats, one of the famous writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. So let's talk about W.B. Yeats. This is our second video on W.B. Yeats. So please watch my last video so that you can understand W.B. Yeats in a better way. Let's talk about W.B. Yeats. He was born in 1865 and he was died in 1939. A quick revision कर लेते हैं. He was born in Dublin. Later he moved to London. Full name is William Butler Yeats. तो इनका full name क्या था? William Butler Yeats. And इनका epitaph लिखा गया है, cast a cold eye on life, on death horseman pass by. Cast a cold आई ऑन लाइफ, ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाय. तो ये इनका एपिथैप है. एंड ही रिसीव नोबेल प्राइज इन 1923. 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला था. इन्फ्लुएंस थे ये रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से, और इन्होंने पब्लिश किया था एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसे बोला जाता था द सेल्टिक ट्विलाइट. तो वर्क्स जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. वर्क्स, द वंडरिंग ऑफ ओसिन वी हैव कंप्लीटेड इन अ लास्ट वीडियो. इट इज़ एन एपिक पोएम. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आयरिश साका. द नेक्स्ट इज द लेक आइसिल ऑफ इन्सफ्री. द लेक आइसिल ऑफ इन्सफ्री. तो ये W.B. ईस्ट की बहुत ही फेमस पोएम्स है. 12 लाइन पोएम्स है कंप्राइजिंग 3 क्वाड्रेंट्स. तो 4-4-4 करके 3 क्वाड्रेंट्स में लिखी गई है. द नेक्स्ट इज सॉन्ग ऑफ वंडरिंग एंगस. सॉन्ग ऑफ वंडरिंग एंगस. तो ये भी कल हमने कर लिया था. फेमस लाइन, लास्ट लाइन्स है, द सिल्वर एप्पल्स ऑफ द मून, द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन. ओके. एंड रे ब्रैडबरी है रोट ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. उन्होंने भी सेम टाइटल लिया था, द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन. तो डोंट बी कंफ्यूज, लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आए W.B. ईस्ट. तो आज हम करेंगे W.B. ईस्ट का फेमस, वन ऑफ द फेमस वर्क, ईस्टर 1916. ईस्टर 1916. सो लेट्स टॉक अबाउट ईस्टर 1916. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द राइजिंग ऑफ आयरलैंड, के कैसे आयरलैंड बढ़ा, उसके ऊपर है. इट इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम, एक देशभक्ति का पोएम है. टू सर्व एज ए ट्रिब्यूट टू द आयरिश मैन एंड वुमेन. तो ट्रिब्यूट देते हुए इन्होंने ये लिखा है आयरिश मैन एंड वुमेन को, हु स्टूड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उस टाइम पे खड़े हुए थे आयरलैंड को आज़ाद कराने के लिए. एंड दिस टाइटल हैज़ गिवन टू दिस writing is because Easter rising of Irish take place on Monday, April 24, 1916. तो ये कब हुआ था? अप्रैल 24, 1916 मंडे के दिन हुआ था. इसीलिए इन W.B. ईस्ट ने ये टाइटल दिया है ईस्टर 1916. वन ऑफ द बहुत ही मतलब अच्छा दिन माना जाता है इतिहास में ये ईस्टर 1916. एंड बिकॉज दिस वॉज ए रिवोल्ट बाय द आयरिश nationalists, and they wanted to gain freedom from the political structure which Ireland followed. And Ireland was under the ownership of England. तो अंडर किसके था आयरलैंड? इंग्लैंड के अंडर था. एंड आयरलैंड वांटेड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इंग्लैंड टायरनी. तो आयरलैंड आज़ाद होना चाहता था, जैसे कि इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का राज था, अमेरिका को भी उन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था. तो जैसे हमने अपनी आज़ादी के लिए जंग करी थी, वैसे ही आयरलैंड भी अपनी आज़ादी के लिए उस टाइम पे जंग कर रहा था. एंड दिस इज़ हाउ द नेशनलिस्ट ऑफ आयरलैंड टेक रिवोल्ट, but this revolt was unsuccessful, and lot of revolutionaries who participated in this revolt were executed. तो ये unsuccessful रहा. ये क्रांतिकारियों ने जो शुरू किया था, जो राष्ट्रवादी जो थे, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी जो थे, और उन्होंने जो राष्ट्रवादी जो थे एंड द रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो रिवोल्ट शुरू किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, वो अनसक्सेसफुल रहा और बहुत ज़्यादा उनको एग्जीक्यूटेड भी किया गया, मतलब देश निकाला भी दे दिया गया जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस रिवोल्ट में. एंड बिकॉज ब्रिटेन फोर्स आयरलैंड टू प्रोवाइड मैन एंड आर्मी, एंड आयरलैंड हैड नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड वार. और आयरलैंड को क्या मतलब था वर्ल्ड वार 1 से? कुछ भी नहीं. लेकिन ब्रिटेन जो है फोर्स कर रहा था आयरलैंड को कि अपने आदमी दो आर्मी में लड़ने के लिए, वर्ल्ड वार 1 में लड़ने के लिए.
बट स्टिल ब्रिटेन सैड दैट यू आर अंडर अस। तो ब्रिटेन बार बार बोल रहा था भैया तुम हमारे ही अंडर हो अभी भी, तो तुम हमारे गुलाम हो, तो तुम्हारे जो ये आदमी है हम वॉर में लेके जाएंगे, एंड यू नीड टू गिव अस मैन एंड आर्मी एंड वी आर गोइंग टू फाइट द बैटल ऑन योर बिहाफ। और हम तुम्हारे आदमियों के सहारे से बैटल लड़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में। And in this poem Easter 1916 he is talking about the 4 main leaders। तो इसमें ये 4 main leaders की बात कर रहे हैं। कौन से मेन लीडर्स हैं इसमें देख लेते हैं। द काउंटस मैकीविट्स, द काउंटस मैकीविट्स, तो ये एक लीडर थे who was imprisoned, जो जिनको जेल में डाला गया। एंड इन दिस पोएम Easter 1960 he not directly refer Countess Machiavelli, he only says that woman, तो दैट वुमेन सिंबलाइजेस काउंटर मैकिविस। तो इन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, इन्होंने सिर्फ ये बोला है दैट वुमेन। तो दैट वुमेन जो मतलब कि हम समझ जाते हैं कि दैट वुमेन का मतलब है काउंटेस मैकिविस का वो नाम ले रहे हैं जो उनको जेल में डाला गया था। एंड द नेक्स्ट इज पैट्रिक पियर्स ऑफ सेंट एंडा, द पैट्रिक पियर्स ऑफ सेंट एंडा who was executed, उन्हें भी देश निकाला दिया गया था। दिस मैन सिंबलाइजेस पैट्रिक पियर्स इन दिस पोएम। तो ये पैट्रिक पियर्स जो है उनको भी इसमें रखा गया है ईस्टर 1916 में। एंड द नेक्स्ट इज थॉमस मैकडोनग, द थॉमस मैकडोनग, ये क्या थे? पोएट एंड क्रिटिक थे ये, हु वाज एग्जीक्यूटेड, इन्हें भी निकाल दिया गया था। एंड हिज हेल्पर्स एंड फ्रेंड सिंबलाइजेस थॉमस मैकडोनग in this poem। The next is जॉन मैकब्राइड। जॉन मैकब्राइड का नाम सुनते ही कुछ याद आ रहा है? जॉन मैकब्राइड हु इज़ द हस्बैंड ऑफ मॉड गॉन। तो ये हस्बैंड थे किसके? मॉड गॉन के, जिससे W.B. ईस्ट बहुत प्यार करते थे एंड और उसको पसंद भी नहीं करते थे W.B. ईस्ट, क्योंकि वो उन मॉड गॉन को अपने साथ उसके साथ शादी करी थी, इसलिए वो उनसे नफरत करते थे। और इन्होंने लाइन लिखी है इसके ऊपर, किसके ऊपर? जॉन मैकब्राइड के ऊपर। ड्रंकन वेन ग्लोरियस लाउड मीन्स फेलो सिंबलाइजेस जॉन मैकब्राइड, जॉन मैकब्राइड। तो आपको याद रखना है ड्रंकन वेन ग्लोरियस लाउड मीन्स this fellow McBride, and W.B. Yeats does not like this fellow, still he presented him in this poem as a hero। तो उसको पसंद नहीं करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस पोएम में उसे एज ए हीरो रखा। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। द वन इज जॉन मैकब्राइड, थॉमस मैकडोनग, पैट्रिक पियर्स एंड काउंटस मार्किविस। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। ये दो तो एग्जीक्यूट थॉमस मैकडोनग और एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, पैट्रिक पियर्स ऑफ सेंट एन्ना भी एग्जीक्यूट कर दिए गए थे। ओके, द नेक्स्ट वर्क। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज W.B. ईस्ट ईस्टर 1960 इज किसके ऊपर है ये? The W.B. Yeats Easter 1960 is all about, it is a response to a major political uprising। तो ये एक रेस्पॉन्स है किसके खिलाफ? मेजर पॉलिटिकल अपराइजिंग, मतलब राजनीतिक विद्रोह था ये। ओके, तो आपको ये याद रखना है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर में आ रखा है, दैट वुमन डेज वेर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुड, her nights in argument until her voice grow shrink। W.B. Yeats Easter 1960, who is the poet referring to? तो किसको? दैट वुमेन किसको बोला इन्होंने? काउंटेस मैक्रिविस। तो जब भी दैट वुमेन आए तो समझ जाना कि W.B. ईस्ट किसकी बात कर रहे हैं? काउंटेस मैक्रिविस की बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। नो सेकेंड ट्रॉय, नो सेकेंड ट्रॉय। अब ट्रॉय वॉर हुआ था ना, मतलब कि दूसरा ट्रॉय वॉर नहीं होना चाहिए। तो नो सेकेंड ट्रॉय, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1916 एंड दिस वाज एड्रेस टू मॉड गॉन। तो ये इन्होंने मॉड गॉन को एड्रेस करते हुए लिखा है। एंड दिस पोएम इज रिटन आफ्टर मॉड गॉन फाइनल रिजेक्शन एंड हर सडन मैरिज टू जॉन मैकब्राइड। तो ये जब उन्होंने उसको फाइनली मॉड गॉन ने बोल दिया नहीं भाई नहीं भाई नहीं, तो जब इन्होंने ये W.B. ईस्ट ने लिखा था जब उन्होंने सडन मैरिज कर ली थी जॉन मैकब्राइड के साथ। एंड इन दिस वर्क द W.B. Yeats says that Mordaunt has got heroic beauty but heroic, तो उन्होंने बोला है कि मॉडगॉन को
हीरोइक ब्यूटी मिली है, मतलब द पोएट सेज दैट तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी तो लाइफ में ही दुख लिखा था, तुम इतनी सुंदर हो तुम्हें देख के। तो हीरोइक ब्यूटी उसको मिली है। एंड द लाइन्स रिटन बाय W.B. ईस्ट आर, ब्यूटी इज लाइक ए टाइनेट बो, ब्यूटी इज लाइक ए टाइनेट बो मतलब धनुष की तरह है, टाइटन ब्लो वो। तो इन्होंने उसकी ब्यूटी को धनुष से कंपेयर किया है, दैट नेसेसरीली रिजल्ट इन डिस्ट्रक्टिवनेस। तो क्या है, धनुष निकलेगा तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट, विनाश ही होगा। तो विनाशकारी मतलब उसकी सुंदरता इतनी सुंदर है वो कि वो विनाशकारी सुंदरता है। एंड ही इज़ नॉट प्रेजिंग मॉडगॉन, तो वो इसमें उसकी तारीफ नहीं कर रहे, बट आयरोनिकली ही इज सेइंग दैट हर ब्यूटी इज हीरोइक बट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन। तो ये आयरनिकली बोल रहे हैं कि भाई ब्यूटी तो है उसमें, लेकिन क्या फ़ायदा, वो डिस्ट्रक्शन ही करेगी, विनाशी ही करेगी। तो इसके बारे में उन्होंने तारीफ ना करते हुए उसको एक विनाशकारी बोलते हुए, मतलब डिस्ट्रैक्शन की बात करी है इसमें, किसने, W.B. ईस्ट ने। तो इसमें लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज, पोयम दिया गया है, नो सेकेंड ट्रॉय, एंड लाइन्स है, ब्यूटी लाइक ए टाइटन बो, ब्यूटी लाइक ए टाइटन बो। तो ये किस में है लाइन्स, नो सेकेंड ट्रॉय में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब ट्रॉय वार किसके लिए हुआ था, हेलन के लिए हुआ था ना, तो वैसे ही इन्होंने इसलिए टाइटल लिया है कि जैसे ट्रोजन वॉर हुआ था, तो वैसे ही इन्होंने मॉडगॉन को, कि भाई डिस्ट्रक्शन ही हुआ था एक हेलन के वजह से वहाँ पे, तो वैसे ही इसमें इन्होंने कि भाई दूसरा ट्रॉय वॉर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो उससे कंपेयर किया है मॉडगॉन को। तो कि भाई जो भी सुंदरता होती है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। तो नेक्स्ट इज इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रीगरी। नेक्स्ट इज इन मेमोरी ऑफ मेजर रॉबर्ट ग्रीगरी, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1919 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए 12 स्टैंजा पोयम। तो 12 स्टैंजाज है इसमें, पोयम है। एंड दिस पोयम इज़ एन एलिजी, मतलब ये एक दुख भरी गाथा है। एंड इन दिस ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सन ऑफ लेडी ग्रीगरी। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेडी ग्रीगरी, जो इनकी दोस्त थी, उसके बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, हुज नेम इज़ मेजर रॉबर्ट ग्रीगरी, जिसका नाम है मेजर रॉबर्ट ग्रीगरी। एंड ही इज सेइंग दैट आई वुड लाइक टू प्रेज दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे लोगों की तारीफ करना अच्छा लगता है, आई वुड लाइक टू प्रेज दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एंड इन दिस पोएम ही मेंशन अबाउट अनदर आयरिश राइटर। तो वो एक दूसरे आयरिश राइटर को भी इसमें मेंशन करते हुए बोलते हैं, in a most desolate stony place towards nightfall upon a race passionate and simple like his heart। तो इन्होंने ये लाइन्स लिखी है किसकी तारीफ में, मेजर रॉबर्ट ग्रीगरी की तारीफ में। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1919। और जो लेडी ग्रीगरी थी वो इनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। तो को लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन रिफर्ड हियर इन दिस लाइन्स, एंड द लाइन्स आर इन ए मोस्ट डेजोलेट stony place towards nightfall upon a race पैशनेट एंड सिंपल लाइक हिज हार्ट। तो ये लाइन है और किसको रिफ़र करी है, इसीलिए मैंने बताया नहीं था किसको रिफ़र करी है, मेजर रॉबर्ट ग्रीगरी को रिफ़र नहीं कर रहे हैं। ये मैंने बोला था ना अनदर आयरिश राइटर, तो अनदर आयरिश राइटर है जॉन मिलिंगटन सैगने। जॉन मिलिंगटन सैगने को रिफ़र करते हुए W.B. ईस्ट ने ये लाइन्स लिखी है। तो डोंट बी फॉरगेट कि इसमें किसने किसकी तारीफ़ करते हुए लिखी है, तो वो आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो ये हमने जॉन मिलिंगटन सैंगे की बात हमने कर चुके हैं, हम पहले इनके बारे में हमने एक वीडियो बना चुके हैं। तो ये राइटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी मॉडर्न राइटर है, तो मॉडर्न एज के राइटर है और इनसे पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की, जो फेमस वर्क है W.B. ईस्ट का, द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग मतलब दूसरी बार आना, द सेकेंड कमिंग। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1920 में पब्लिश हुआ था। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, मतलब सीक्वेंस नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी लिख दो। एंड इट यूजेस क्रिश्चियन इमेजिनरी। तो क्रिश्चियन इमेजरी को यूज़ किया है, मेटाफर को यूज़ किया है, एलिगरी टू डिस्क्राइब द एटमॉस्फियर ऑफ यूरोप।
आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उस एटमॉस्फेयर को ये इसमें डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि कैसे लोग विचलित हो गए थे यूरोप में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड इट वॉज प्रिंटेड इन द डायल मैगजीन। तो ये कहा कौन सी मैगजीन में प्रिंट हुआ था? द डायल मैगजीन। तो आपको याद रखना पड़ता है बच्चों कि कौन सी मैगजीन में किसकी प्रिंटिंग है। इट इज़ अबाउट द टर्मोइल क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड वॉर वन। एंड इन दिस पोएम ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ वी ऑल हैव ब्रोकन आवर कनेक्शन विथ गॉड। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सभी भगवान की आस्था से हट गए हैं। एंड हाउ वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट टू गॉड। और भगवान से हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, वो आस्था ही नहीं जग पा रही हमारी। एंड लिसन व्हाट ही हैज़ टू से विथ अस। तो क्या वो बोलना चाह रहे हैं, क्या वो हमसे कराना चाह रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में इसमें बात कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ बैड पीपल टेकिंग द फ्रंट सीट एंड दे ऑल आर लीडिंग अस। कैसे लोग आगे जाके आगे बढ़ के वो लीड कर रहे हैं हम लोग को और हम उनके पीछे 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 चल रहे हैं। कोई हमें अच्छा इंसान रास्ता दिखाने वाला ही नहीं बचा है। एंड वी ऑल आर मूविंग टूवर्ड्स द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हम ऐसे रास्ते पे बढ़ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ विनाश ही विनाश है, जहाँ पे सिर्फ अंत ही है। तो ऐसे एक एज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। एंड द सेकेंड कमिंग सिम्बलाइजेस द सेकेंड टाइम व्हेन क्रिस्ट विल कम ऑन अर्थ। सेकेंड कमिंग का मतलब है क्या सिम्बलाइज कर रहा है कि दूसरी टाइम जब क्रिस्ट वापस अर्थ पे आएंगे। एंड द फर्स्ट टाइम केम ऑन अर्थ ऑन 0 AD। तो फर्स्ट टाइम कब आए थे क्रिस्ट? 0 AD में आए थे। एंड WB इज टॉकिंग अबाउट हु विल कम ऑन द सेकेंड टाइम। तो WB इस बात कर रहे हैं कि कौन सेकेंड टाइम में अब आएगा। इज ही क्रिस्ट और डेमन लाइक फेलो। तो भगवान ही क्रिस्ट ही आएंगे या कोई शैतान आएगा? बिकॉज वी ऑल हैव ब्रोकन अप कनेक्शन विद द क्रिस्ट। और वो बोल रहे हैं कि जो हमारा उनके साथ कनेक्शन था वो अब टूट चुका है। एंड सो डेमन विल कम इन शेप ऑफ ए लॉयन। तो क्या डेमन जो शैतान है वो आएगा लॉयन का शेप लेके। एंड हैड ए हेड ऑफ ए मैन। तो उसका जो सर होगा वो किसका? मैन का होगा, बाकी शरीर लॉयन का। एंड ही विल काइंड ऑफ डिकेड आवर फ्यूचर। तो वो क्या हमारा फ्यूचर वो डिसाइड करेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें लॉयन की बात करते हैं WB ईस्ट। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो याद रखनी होती है। एग्जाम्स में वही चीज़ें पूछी जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हमने कब पढ़ा था। इसीलिए मेरी जो वीडियोस है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम में आएगा वही इन वीडियोस में है। अब मैं 20 पेज का 10 पेज का भी बना सकती थी, लेकिन वो वेस्टेज है, क्योंकि जो पढ़ना है उसको ना फोकस करके दूसरी चीज़ को फोकस करना वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए टाइम बहुत कीमती होता है। तो इसलिए मेरी वीडियोस आप जितनी भी देखेंगे, एक वीडियो में मैं 10 मिनट या 6 मिनट भी मैंने कई बार किया है, क्योंकि जितना टाइम जिस वीडियो को जिस ऑथर को देना है, जिस राइटर को देना है, हम उतना ही टाइम उसको दे रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ना है उतना ही हम करेंगे। ओके, नॉट मोर देन दैट। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है तो और बच्चों के लिए बेहतर करना है। तो आपकी तरफ से सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये 4 चीज़ें आप करें, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मैं सब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एग्ज़ाम की हेडेक बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मटेरियल से लेके सारा एक्सप्लेनेशन से लेके सब कुछ मिलेगा। विश्वास रखना पड़ेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जो स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, ज़रूर स्लाइड्स को देखा करें। स्लाइड्स को पॉज करके पढ़नी है एक एक स्लाइड। अभी आपने सुन लिया, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपके वो कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग लाइन से इसकी टर्निंग एंड टर्निंग इन द वेंडनिंग गाइड द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कोनर। फैल्कॉन स्टैंड्स फॉर गॉड। तो फैल्कॉन किसको स्टैंड कर रहा है? जो बाज होता है ना,
उसको बोलते हैं फैल्कन। एंड द फैल्कोनर स्टैंड्स फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। तो फैल्कोनर कौन है? एंटायर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं इसमें। ये इनकी ओपनिंग लाइन्स है सेकेंड कमिंग की, तो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द क्लोजिंग लाइन्स आर and what rough beast its are come round at last, slouches towards Bethlehem to be born। तो ये इनकी क्लोजिंग लाइन्स है। बेथलेहम इज ए प्लेस वेयर जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न। बेथलेहम क्या है? जीसस क्रिस्ट जहाँ पे बॉर्न हुए थे। फ़लस्तीनी शहर है बेथलेहम, तो वहाँ पे जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। बट नाउ बीस्ट इज़ आल्सो गोइंग टू बी बॉर्न इन बेथलेहम। लेकिन अब जो है शैतान भी वहाँ पे जन्म ले रहे हैं। एंड इसके बारे में आपको याद रखना है चिनो अकोबे। तो ये एक राइटर है, थिंग्स फॉल अपॉर्ट इन्होंने लिखी है, बहुत ही फेमस राइटर है। एंड दिस टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम W.B. Yeats सेकेंड कमिंग। तो जो ये टाइटल है वो उन्होंने सेकेंड कमिंग वहाँ से लिया है, चिनो अकोबे थिंग्स फॉल अपॉर्ट। एंड जो ये टाइटल है, दिस टाइटल हैज़ बिन टेकन फ्रॉम W.B. Yeats सेकेंड कमिंग। जो थिंग्स फॉल अपार्ट चिनो अकोबे ने सेकेंड कमिंग से ही अपना टाइटल लिया था। तो आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे आगे की इनकी जो राइटिंग्स है वो कल की वीडियो में। कल संडे है, कल स्किप करेंगे। परसों हम अपना W.B. Yeats कंप्लीट कर देंगे 3 वीडियोस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी, तो स्लाइड्स को ज़रूर देखें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसी पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।